हमें अपने समस्त अध्यायों में इस पुस्तक में और हम सबको एक जो दिशा पराड़कर जी देते हैं उस पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि ये साहित्य का धर्म पुस्तक मेरी अपना विचार है कि ये उसी काव्य शास्त्र की परंपरा में आज एक व्यवहारिक प्रतिमान की पुस्तक एक मानदंड हमें आज प्राप्त हुआ। धन्यवाद। हमारे बीच में गीता झा जी, आचार्य गीता झा जी, लेखिका समाज संयोजिका, हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में रीता जय हिंद जी बहन हमारे बीच में खड़ी हैं, बैठी हैं, खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर लें। मैं अक्षय जी से आग्रह करूंगा मंच पर अभिजनेश अवस्थी जी को पुस्तक भेंट करके उनका सम्मान करें। और मैं ये बुक, चलो बुक पहले आप मैं बिना किसी भूमिका के, और श्रीधर जी कई मायनों में सख्त हैं। हाँ जी, भारती जी, डॉक्टर भारती अग्रवाल हमारे बीच में अभिवादन स्वीकार कर। क्या मेरा एक मंतव्य रहता है, क्योंकि श्रीधर जी कई मामलों, श्रीधर जी ऑनलाइन है और मैं बड़ा संभल के बोल रहा हूँ, कहीं गलत निकल गया शब्द तो मुझे डांट पड़ने वाली है, उसको ध्यान रखते हुए बिना किसी भूमिका के। लेकिन वाकई में जब नीलम जी बात कर रही थी, शब्द ब्रह्म है, शब्द कई बार मुंह से निकलता तो अनर्थ भी हो जाता है। उसकी अर्थ का अनर्थ कैसा होता है, जब सुरेश जी का क्रम आएगा तब मैं चर्चा करूंगा। अभी तो संपूर्ण जो आज तक जितनी भी साहित्य के अंदर जिस प्रकार से लेखन पाठन होता रहा, जिस प्रकार से शब्द गढ़े जाते थे और हम उसमें उलझ जाते थे, ये पुस्तक अपने आप में एक सापेक्ष परिणाम देने वाला एक लघु ग्रंथ है, जो गागर में सागर समेटे हुए है। आज के हम अपने प्रखर वक्ता, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्र जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपना विषय रखें। ऋषि कुमार मिश्र जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुरेश चौहान जी, अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल शर्मा जोशी जी, श्रीमान रामशरण गौड़ जी, और इस सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य प्रेमी बंधुओं और भगिनियों। आज हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित, परिषद के ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री श्रीधर पराड़कर द्वारा सृजित साहित्य का धर्म पुस्तक पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक ऐसा साहित्यिक संगठन है जो साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में पिछले 55 वर्षों से लगा हुआ है। साहित्य में राष्ट्रीय विचारधारा प्रारंभ से ही है। राष्ट्र की जो हमारी परिभाषा है वह पश्चिमी जगत से भिन्न है। राष्ट्र हमारे लिए एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि वह एक सांस्कृतिक एकक है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में सभी वर्ग के लोगों को एक सूत्र में पिरोने की अगाध क्षमता है। आज़ादी के बाद जिस तरह से
पश्चिमी विचारधारा प्रायोजित रूप से साहित्य के क्षेत्र में आई, उससे साहित्य में जो हमारी एक परंपरागत साहित्य था, भारतीय परंपरा का साहित्य था, उसमें बहुत विचलन हुआ। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक जो रहे, उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसी संस्था का गठन करना ही पड़ेगा जो हमारे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाला जो साहित्य है वह हम संरक्षित कर सकें, उस परंपरा के साहित्य का और अधिक निर्माण कर सकें। इस दृष्टि से यह आवश्यक था बहुत समय से, क्योंकि विचारधारा कोई भी हो, राष्ट्रीय विचारधारा की एक प्रबल धारा हर काल में बनी रही है। लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा का साहित्य हम किसे कहें? उन साहित्यकारों के मार्गदर्शन के सूत्र क्या हों? हमारी जो परंपरा है उसका ज्ञान हमारे साहित्यकारों को कैसे हो? और जो नए साहित्यकार आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन किस आधार पर किया जाए, इस दृष्टि से एक पुस्तक की बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय विचारधारा के साहित्यकारों को एक साथ लेकर चलने वाला, उनको एक साथ संगठित करने के लिए कटिबद्ध संगठन है। इसलिए यह कार्य अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। हमारे लिए, क्योंकि मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में महामंत्री का दायित्व वहन करता हूँ, हमने तय किया था कि अपनी इकाइयों में सभी जगह पर इस विचार को प्रसारित करने के लिए इनके इस पुस्तक पर चर्चा हो। उद्देश्य केवल हमें साहित्य परिषद तक सीमित रहना नहीं था। हम चाहते थे कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, साहित्यिक वर्ग है, मनस्वी पाठक वर्ग है, आलोचक वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग है, वह इस पुस्तक में संपर्क आने पर स्वयं ही इस पुस्तक पर चर्चा के लिए उन्मुख हो और इस पुस्तक में प्रकट किए गए विचारों से कुछ मार्गदर्शन ग्रहण कर इस श्रेणी के साहित्य की ओर, पाठन की ओर और इसके सृजन की ओर अग्रसर हो। आज हमारी वो आकांक्षा पुष्पित पल्लवित होती हुई दिख रही है। इस पुस्तक का विभिन्न सामाजिक साहित्यिक संगठनों ने स्वागत किया है। आज इस मंच पर केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से जब यह चर्चा की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारी आकांक्षा पुष्पित पल्लवित हो रही है। इस पुस्तक में जिन विचारों का स्थापन किया गया है उसकी चर्चा बीज वक्तव्य में हुई है। कुछ एक विचारों का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आई, नीलम जी ने बात की। एक रूढ़ि बन गई है कि आधुनिक, चूँकि हम आधुनिक विश्व में रहते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि अगर हम परंपरा को तोड़ेंगे तो ही हम आधुनिक बनेंगे। लेकिन साहित्य और कला के जगत में ऐसा नहीं होता है। हमें हमारा जो मूल्यांकन होता है, हमारे विचारों का मूल्यांकन होता है, वो परंपरा के संदर्भ में होता है। जो हमारी पूरी भारतीय साहित्यिक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हम अपना स्थान कहाँ रखते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह विचार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्त किया है। साहित्य का सामर्थ्य, आज हम देखते हैं कि साहित्य का पढ़ना ऐसा गैर जरूरी मान लिया गया है। एक समय था जब साहित्यिक पत्रिकाओं और साहित्यिक पुस्तकों के लिए लोग आगे बढ़ कर के ढूंढते थे उन पत्रिकाओं को, लेकिन आज ऐसा मान लिया गया है कि साहित्य तो बैठे ठाले की वस्तु है। लेकिन नहीं, साहित्य का सामर्थ्य अगर देखना है तो अनेक उदाहरण मिलेंगे।
महाभारत और रामायण की चर्चा हम करते हैं। तुलसी ने जिस तरह से भारतीय समाज के मानस को बदला है, यही एक उदाहरण पर्याप्त है कि साहित्य का हमारे जीवन पर कितना अधिक प्रभाव है। तो यह है कि साहित्य हमारे जीवन को बदल सकता है और स्थायी रूप से बदलता है। साहित्य वैसे नहीं बदलता लोगों को जैसे कि एक उपदेशक बदलता है, कांता सम्मित उपदेश, बड़े प्रेम से, और ऐसा बदलाव लाता है अंदर से। हमारी पूरी चेतना को बदलने का सामर्थ्य साहित्य में है। साहित्य और संस्कृति, इसके बारे में हम सब जानते हैं। संस्कृति की कितनी आवश्यकता है हमारी भारतीय संस्कृति का आचरण करने के लिए। हम सब मुख्य विषय इसमें जो एक और आता है, आतंक और साहित्यिक आतंक। पढ़ने से लगता है कि आतंकवाद की बात की गई है, लेकिन साहित्य में भी एक ऐसी विचारधारा आई है, अर्बन नक्सलवाद जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। ऐसे साहित्य की रचना की जा रही है कि ऐसा लगता है कि साहित्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है। ऐसे बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों का ऐसा साहित्य लिखा जाता है जो पाठक की समझ में नहीं आता है। तो यह भी एक तरह का लोगों को साहित्य से दूर करने का, भारतीय विचारों से दूर करने का। साहित्य का गुण है सहजता, सरलता, लेकिन इस तरह के साहित्य की रचना आज की जा रही है कि एक सामान्य पाठक वर्ग उनसे कोई भी अनुभव ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी उसका रसास्वादन नहीं करता। लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी गई है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कुछ भी नहीं पड़ता। तो प्रभाव शून्य जो साहित्य लिखा जा रहा है, यह भी लोगों को साहित्य से दूर करता है और एक साहित्यकार को एक ऐसी श्रेणी में खड़ा करता है जो समाज के लिए एक आतंक का पर्याय बन गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज आप देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कितना चर्चा सभी जगह, लेकिन साहित्यकार के लिए, चूंकि साहित्य का काम लोक मंगल करना है, इसलिए सामाजिक उपयोगिता उसकी है। कोई भी साहित्य जब रचा जाता है तो रचने तक तो वह उसका होता है, लेकिन जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है वो समाज का हो जाता है, समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो साहित्यकार को सब कुछ लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, उसको कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना पड़ता है। यह साहित्यकार के लिए जानना आवश्यक है। आज के साहित्यकार को जानना बहुत इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले जब केवल प्रकाशन जगत ही साहित्य की अभिव्यक्ति के लिए था, उस समय संपादक की ओर से कोई एक बंधन होता था। लेकिन आज हम कुछ भी लिखते हैं, ब्लॉग में कुछ भी लिखते हैं, स्वयं हम अपने कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। हम जो कुछ भी लिख दें वो प्रसारित होने की बिल्कुल छूट है। तो ऐसे में किन बंधनों का हमको उपयोग करना है, इतनी हमको मर्यादा में रहना है, ये सारे कुछ बिंदु हैं। और एक आखिरी बिंदु इतिहास का बिंदु है। इतिहास के बारे में कहा जाता है, ये सिखा दिया गया हमको कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना, लेकिन नहीं, इतिहास का, सच्चे इतिहास का जानना हमारे लिए आवश्यक है, साहित्यकार के लिए भी आवश्यक है। हमें गर्व से अपने पुराने साहित्य को याद करना चाहिए और जहाँ पर इतिहास में कुछ भूलें हुई हैं उनको सुधारने का मार्ग नई पीढ़ी को निकालना चाहिए। इसलिए आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर जो साहित्य लिखा जा रहा है, ऐसे साहित्य की रचना में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पृष्ठपेक्षित इतिहास है हमारा, जो गलत इतिहास लिखा गया है उसके आधार पर न हो करके, बल्कि हमारा साहित्य जो वास्तविक हमारा इतिहास है उस पर लिखा जाए। हाँ, अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम प्रयास करेंगे।
तो ये कुछ विषय हैं जो इस साहित्य का धर्म पुस्तक में उठाए गए हैं। चर्चा चल निकली है। हमें इतनी भी चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि अब हमारा काम समाज ने ले लिया है। हमारे सुदर्शन चैनल के भी चौहान जी यहाँ पर हैं, अन्य चैनलों पर भी चर्चा हुई। और एक सूचना दूँ आपको इस पुस्तक के बारे में कि इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने करने का निर्णय लिया है, कर रहे हैं वो। कन्नड़ में भी इस पुस्तक का अनुवाद प्रारंभ हो गया है और गुजराती में भी इसका अनुवाद प्रारंभ हो गया है। अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों ने भी अनुवाद के लिए अपनी इस पुस्तक के अनुवाद के लिए अपनी सहमति मांगी है। तो यह आवश्यक पुस्तक है। ये नहीं कहते हम कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने ये आखिरी पुस्तक की है, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, बहुत संभावना है। हम चाहते हैं कि पूरे साहित्य जगत में इसकी चर्चा हो। किसी भी पुस्तक में सारे विषय समाहित नहीं किए जा सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी विषय हैं जो 18 विषय उठाए गए हैं। इन पर सब लोग चिंतन करें, सब लोग चर्चा करें, और भी इन विषयों पर जितनी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं वे पुस्तकें लिखी जाएं, जिससे समाज में साहित्य की ओर से एक विशिष्ट संदेश जाए। धन्यवाद। मैं अपनी एक भूल स्वीकार करना चाहूँगा। बड़ी बहन नीलम राठी जी कृपया मंच पे आएँ, कृपया मंचस्थ हों, मंच पे आ जाइए। और मैं माननीय केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेकर के थोड़ा क्रम परिवर्तन कर रहा हूँ। सुरेश जी को बिंदास बोल करना होता है और समय से स्टूडियो पहुंचना होगा। कुछ कंटेंट्स भी आज का ख़तरनाक है। मैं बात कर रहा था, अनिल बंसल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, खड़े होकर उद्बोधन वो अपना अभिवादन करने। हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष किशन गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं, कृपया खड़े होकर के परिचय मैं बस करा रहा हूँ, अभिवादन स्वीकार करना। अब मैं बात की थी, नीलम जी ने शब्द ब्रह्म है। एक नामवर सिंह होते थे, कोई शब्द निकलता था उस पर चर्चा चल पड़ती थी और हमारे लोग बेवजह उस पर उलझ जाते थे, अपनी अपनी बातें करते थे। अब समय बदल चुका है। समय तो पहले भी बदला जा सकता था, लेकिन कुछ ही उनकी कुछ से चालें होती थी जिसमें हम फंस जाया करते थे, शब्दों के जाल में फंस जाया करते थे। अब देखिए, जब मीडिया, समाचार संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान और सुदर्शन चैनल जैसा संस्थान जब बात करता है, हुआ सो हुआ, पकड़ लिया सुदर्शन टीवी ने, फिर उसका हो गया इशारा काफ़ी। ऐसे कई, आज आप सुरेश चौहान जी के मूँछों का भाव देख रहे होंगे, ताव देख रहे होंगे, आज मूँछें नीचे नहीं उछी, क्योंकि आज इन्होंने बिंदास बोली, मतलब उस पर करना है। दूसरा ये है कि सुरेश जी ने मुझे मना किया था, मैं सुदर्शन चैनल पे ही मैं बात कर रहा था। मेरा स्नेह रखते हैं, मुझे साहित्य संपादक मानद के रूप में अपने साथ रखा हुआ है, आपकी कृपा है। आप चैनल पे ही मैंने बोला था, इशारा किया था सुरेश भाई साहब ने कि नहीं ऐसा नहीं। मैं दावे के साथ नहीं कह रहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज कई चैनल राष्ट्रवादी हो गए हैं। आज गर्व से कहते हैं, बताते मैं हिंदू हूँ, हर कोई बोल रहा है हिंदू। आज समाचार जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो अपने आप को हिंदूवादी दिखाने की होड़ में आगे आना चाहते हैं, टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये एक अकेला शेर हमारे सामने बैठा है, जहाँ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जिसने राष्ट्रवाद की अलग जगाई। और आज जो साहित्य का धर्म, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मंच को भी सामने, जैसे सत्यार प्रकाश ने समाज को जैसा चीज़ दी, ये साहित्य का धर्म, साहित्य का सत्यार प्रकाश है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पत्रकारिता के विशेष खंड के बारे में चर्चा करने के लिए श्री सुरेश चौहान जी। अक्षय जी, ये साइन करा दो नीलम जी से, नीचे लीजिए।
माता की जय। थोड़ा सा बिल्डिंग के बाहर जाएगा तो और अच्छा होगा। भारत माता की जय। साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर जी, जिनके पुस्तक के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमारे साथ ई उपस्थिति में हैं। डॉक्टर गौड़ जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी जी, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर नीलम राठी जी, प्रमोद जी और सुदर्शन हिंदुस्तान का पहला चैनल है जिसने अपने यहाँ पर साहित्य संपादक नाम का कोई पद निर्माण किया, उसके साहित्य संपादक हमारे प्रवीण आर्य जी। मंच के साथ मेरे सामने उपस्थित सर्व साहित्यिक बंधु भगिनी, मैं जानता हूँ कि आप संख्या में भले ही 100 हो, लेकिन 100 करोड़ को प्रभावित करने का मादा आप लोग रखते हो। साथ में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से सोशल माध्यमों पर देखने वाले मेरे मित्र बंधु भगिनी, मैं सामान्यतः परिस्थिति सापेक्ष विषयों को प्राथमिकता के साथ रखता हूं। शांति काल का साहित्य अलग होता है, अशांति काल का साहित्य अलग होता है, और इसलिए कहते हैं कि अशांति के समय अगर कम खून बहाना है तो शांति के समय में ज़्यादा पसीना बहाना चाहिए। तो ये साहित्यिकों के ऊपर भी लागू होता है, और इसलिए ये समय तो शांति का नहीं है, अशांति का है। हिंदुस्तान रहेगा क्या, इस प्रश्न के साथ आज हम खड़े हैं। ऐसे में साहित्यिकों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ट्रेडिशनल वॉरफेयर का युग समाप्त हुआ है, जिसको परंपरागत युद्ध कहते हैं कि सामने सैनिक आए, उन्होंने एक दूसरे पे गोली चलाई, एक दूसरे पे बंदूक के आगे लगे हुए चाकू मारे, उससे सेना मरी, एक टैंक आए। अब ये करीब करीब इस्लामिक देश इधर उधर कुछ छुटपुट होता होगा, ये बात छोड़िए। सामान्यतः विश्व युद्ध जैसी स्थितियां अभी नहीं रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये आज का चलता हुआ युद्ध है। और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सबसे निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो साहित्य निभाता है, जिसको आज की भाषा में हम कंटेंट कहते हैं। मैं साहित्य के दिशा में जब भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि आज का साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो ये जो युग है, यह सांस्कृतिक आतंकवाद का युग है। आज हम देखते हैं कि कोई बंदूकधारी जितना बड़ा नुकसान कर सकता है, कोई अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर जाकर जितने लोगों को मार सकता है, उससे ज़्यादा दाहकता, उसके ज़्यादा परिणामकारकता एक पुस्तक में हो सकती है। 1400 साल पहले लिखे ऐसे एक पुस्तक ने दुनिया भर में क्या क्या मचा रखा है हम सब जानते हैं। और इसलिए साहित्य एक पुस्तक कितना प्रभावित कर सकता है, इसके लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। साहित्य तो दिमाग में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, और क्या है, अन्यथा शरीर भी हमारा यही है, उनका भी वही है। लेकिन 1400 साल पहले लिखे एक पुस्तक ने ऐसा सॉफ्टवेयर लोगों के दिमाग में इंस्टॉल किया है कि उसके बाद आज वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं कि साहित्यकों के मंचों पर ज़्यादातर ऐसे विषयों को लोग नहीं लेते, लेकिन सुरेश चौहान के जहाँ पर उपस्थित हो, मुझे लगता है कि वहाँ पर ये विषय होना ही चाहिए, नहीं तो मुझे बुलाया है क्यों गया ऐसा मैं कहूँगा। यह आज साहित्य कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आज की भाषा में कहे तो पुस्तक छपे तो बिकना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिकेगा नहीं तो फिर छपना क्यों है, पुस्तक लिखना ही क्यों है। यहाँ से मुझे लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए। मैंने माननीय श्रीधर जी से जब बात की और मैंने कहा कि मैं बोलूँगा तो मैं कुछ ऐसे विषय रखना चाहता हूँ कि पुस्तक लिखना ही क्यों है। मैं जब पुस्तक पढ़ रहा था तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मन की संतुष्टि, बुद्धि की संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि, लिखने के लिए लिखना। मैं मानता हूँ कि इस वक्त इससे आगे बढ़कर पुस्तक समस्या के समाधान के लिए भी लिखा जाना चाहिए। समस्या बताने वालों की कोई कमी नहीं है। आप कोई भी चैनल खोलिए, आपको लगेगा कि आप बस दुनिया डूबने वाली है, सारी समस्या ही समस्या है।
लेकिन केवल समस्या बताने से क्या होगा, समाधान देना होगा। और मुझे लगता है कि जितनी प्रगल्भता, जितनी गंभीरता, जितना आप लोगों के पास, साहित्यिकों के पास ज्ञान है, यही एक वर्ग है जो समाज को मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए आप लोगों का दायित्व ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। ये युग ट्रेंड का है। पहले ऐसा होता था कि सामान्यतः जो साहित्यिक है वो किसी न किसी विचारधारा के स्वाभाविकता होते हैं। दिमाग है तो कोई ना कोई विचार है। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी एक विचार का होना कोई गलत बात है, बल्कि विचार है इसलिए तो साहित्यिक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। 6-6.5 वर्ष पहले जो लोग पुस्तकें किसी और विषयों पर लिखते थे, पिछले 6 वर्षों में उनके पुस्तक लिखने का ट्रेंड बदल गया है। क्योंकि सत्ता बदली तो ट्रेंड बदला। वैसे भी आजकल ट्रेंड का ज़माना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस हिसाब से पुस्तक लिखी जाती है। तो अब मोदी सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है, संघ विचार की संस्थाएं सत्ता में है, तो पुस्तक उस तरफ लिखो। कल अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उस तरफ लिखो। तो इसलिए आपको दिखेगा कि साहित्य क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा वर्ग, सत्ता किसी की भी हो, बड़ी चालाकी के साथ हो, दोनों तरफ आपको दिखाई देगा। मैं उनको साहित्यिक मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कहता हूं कि हो सकता है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समय के साथ या समय के विपरीत, सत्ता के साथ या सत्ता के विपरीत नहीं होता। साहित्य सत्य के साथ होता है, और इसलिए सत्य के साथ होने वाला साहित्य सत्ता किसकी है इसको नहीं देखता। ना आप लोगों ने भी देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं तो सामान्यतः आप लोग बीजेपी के प्रो है। मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता, आपने करना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी भी सांस्कृतिक कर्तव्य निभाते समय वो तंत्र की मजबूरी के कारण भी क्यों ना हो, अगर कहीं पर गलती कर रही है और आपका साहित्य का कलम वो नहीं लिख रहा है, तो आप भी साहित्यिक नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए क्योंकि आप तो आचार्य के पद पर है ना, और राज दरबार में सबसे बड़ा जो पद होता है, राजदंड जो होता है, वो तो गुरु के पास होता है। और इसलिए साहित्यिक गुरु के स्थान पर है। और इन साहित्यकों की स्वतंत्रता, इन साहित्यकों की संपूर्ण सामर्थ्यता के बगैर हिंदुस्तान कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। आज जब हम साहित्य का धर्म कह रहे हैं, तो साहित्य का है क्यों? पत्रकारिता का धर्म नहीं है क्या? है? राजनीति का धर्म नहीं है क्या? अटल जी ने कहा था राजधर्म हर क्षेत्र का धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे इस पुस्तक में चर्चा की है श्रीधर जी ने, कि शब्दों ने सारा खेल बिगाड़ा है। शब्दों के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, और इसलिए शब्दों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है। हम शब्दों पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। आज अगर हम शब्दों में कहें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कई शब्दों के हम शिकार हो गए हैं। अब उसको कैसे उपाय की दिशा में किया जाए, तो मैं उसके लिए कुछ नुस्खे अपनाता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आप लोग तो उससे ज़्यादा बेहतर बताते होंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे उर्दू का बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है हिंदी में, और ये घुसपैठ हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों ने की हुई घुसपैठ से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि संख्या में उनको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन साहित्य के अंदर हिंदी में उर्दू ने की हुई घुसपैठ इतने आसानी से बाहर निकाली नहीं जा सकती, लेकिन निकालनी होगी, अन्यथा हिंदी प्रभावित हो रही है। और जहाँ शुद्धता के साथ समझौता होता है, वहाँ पर उसके परिणाम के ऊपर भी उसका असर होता है। और इसलिए शब्द, इस विषय पर हमने काम करने की आवश्यकता है। आपको पता है, पिछले दिनों 4-1 साल पहले शाहरुख खान को उर्दू के लिए जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया। कई जगह अखबारों में आया। हमने भी शुरू में सोचा कि अरे क्या मजाक है, चलो दे दिया होगा, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि ये ऐसा ही नहीं दिया गया है, ये सोच समझ कर दिया हुआ है। अगर आप 4 दशकों के बाद, मतलब पीछे 4 दशक पीछे जाएंगे, तो हिंदी फिल्मों में उर्दू का उपयोग इतना प्रयत्नपूर्वक बढ़ाया गया है, फिर वो अभिनेता हो, लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर हो या डायरेक्टर हो, यहाँ तक कि पोस्टर प्रचार के बनाने वाला भी उर्दू के शब्दों की घुसपैठ करने का एक पूरा उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमको कितने वर्षों में क्या करना है। शाहरुख खान तो हिंदी फिल्मों में काम करा, ऐसा मानकर हम हिंदी फिल्मों का नायक समझते थे। 4 साल पहले पता चला कि और तो उर्दू की घुसपैठ करने वाला खलनायक है।
हम उस पर बोलने को तैयार नहीं है, हम ऐसा करते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी संस्थान का ये भी कार्य है कि हिंदी भाषा में जो घुसपैठ की गई है उसका उन्होंने वैकल्पिक शब्दों के आधार पर एक पर्याय देना चाहिए। और इसलिए आज माननीय उपाध्यक्ष जी मंच पर हैं, तो मैं इस मंच से मांग करता हूँ कि इस संस्थान को सालाना केवल 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इतने में तो क्लास बी फिल्म भी नहीं बनती है, और हमको तो क्लास 1 फिल्मों के अंदर की घुसपैठ का विकल्प देना है। तो इस संस्थान को प्रतिवर्ष कम से कम 10 गुना बढ़ाकर अगले वर्ष से 250 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए तो कुछ होगा। और ये मैं केवल मन से मांग नहीं करूंगा, मैं मंत्री जी को भी कहूंगा, प्रधानमंत्री जी भी कहूंगा, राष्ट्रपति जी को भी कहूंगा, जिस मंच से कहना है कहूंगा। और अगली बार आपका ये बजट मिले, क्योंकि उसके बगैर आप लड़ेंगे कैसे? केवल भाषणों से बात नहीं होगी, आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। हम केवल पुस्तक रख के छोड़ दिए, क्योंकि विचारों के हाथ और पैर नहीं होते, उसको धारण करने वाले व्यक्ति चाहिए। और इसलिए उनको धारण करके काम करने वाले व्यक्ति को निर्माण करने के लिए, उनको निरंतर रखने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि शब्द भाषा, इसके लिए इस संस्थान को भी ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है। शब्दों में हम कितने फंस गए। हम रिलीजन को ही धर्म मानते, हम नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद मानते हैं, जबकि उनकी कल्पना और हमारी कल्पनाओं में मूलभूत अंतर है। लेकिन आज पूरा जो इकोसिस्टम है लेफ्ट विचारों का, वो हमें इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि आज हम उसका उत्तर देने पे लगे हुए हैं। हम उनका उत्तर क्यों दें? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी मतलब पूरे साहित्य क्षेत्र के लोग, कि किन विषयों को नज़रअंदाज करना है ये भी हमने सीखना चाहिए। सही बात। मुझे एक कथा याद है कि एक हाथी और एक गधा चर्चा कर रहे होते हैं, और गधा कहता है कि आज बड़ा अच्छा सूरज निकला है चारों तरफ। वो कहता है, अरे ये तो बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो सकती है, अंधेरा है, यहाँ 100 फीट का नहीं दिख रहा है, और तू कह रहा है कि सूरज निकला हुआ है। दोनों में बहस होती है, विवाद होता है। थोड़ी देर बाद ये विवाद को सुलझाने के लिए वो राजा के पास, शेर के पास जाते हैं। शेर को जब बता दे, शेर पूछता है कि भाई विवाद क्या हुआ? तो गधा बताता है कि देखिए राजा साहब, ऊपर देखिए इतने काले बादल छाए हुए, लेकिन हाथी कहता है गधा कहता है कि सूरज निकला हुआ है। तो कहता अच्छा, तो ठीक है, मैं निर्णय देता हूं, और वो न्याय देता है कि जो हाथी है उसको 100 कोड़े मारे जाए। तो हाथी कहता है कि भाई ये क्या हुआ, गधा गलत बोल रहा है और आप मुझे कोड़े मारने के लिए कहता है। तो फिर शेर उसको समझाता है कि अरे वो तो गधा है, तू तो हाथी है, उसके साथ क्यों दिमाग लगा रहा है, और इसलिए तुमको 100 कोड़े कि तुम गधे के साथ दिमाग लगा रहे हो। इसलिए साहित्यिकों ने, क्योंकि आपको एंगेज करने का प्रयास किया जाएगा, आपको व्यस्त करने का प्रयास किया जाएगा, आपको दिशा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, आप मूल मुद्दों को छोड़कर नॉन इशू पर ज़्यादा उत्तर देते रहे, ये प्रयास किया जाएगा। ये ना हो, इसलिए कभी कभी गधों के बातों को भी नज़रअंदाज करना भी हमको सीखना होगा। ये भी एक रणनीति के हिस्से के तौर पर मुझे लगता है। इसके साथ साथ शब्दों की ही जब हम बात करते हैं तो नाते संबंधों में भी कैसे घुसपैठ हुई। जैसे बीवी लोग कहते हैं, आज अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने पत्नी का परिचय करते समय कहते हैं कि ये मेरी बीवी है। तो जब ऐसे मुझे इसकी पूरी हिंदी की और उर्दू की प्रॉपर मैंने बीवी शब्द का अध्ययन किया, तो उसके बाद, क्योंकि मैं सोल्यूशन का आदमी हूँ, मैं हमेशा समाधान देता हूँ, तो ऐसे एक बड़े कार्यक्रम में एक बड़े व्यक्ति ने अपने पत्नी का परिचय कराया और कहा कि ये मेरे बीवी हैं। तो मैंने उनका, भाभी जी आप बीवी है तो इसका मतलब आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? तो उनको मेरा पहला वाक्य समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा, आपको ये पता है ना, ये आपको बीवी कह रहे हैं, इसका मतलब और 3 लाने की व्यवस्था भी इसमें होती है। तब उनके ध्यान में आ गया कि अच्छा, मैं इस्लाम के एंगल से कह रहा हूं, तो इस्लाम की में जो बीवी है वो हिंदी में पत्नी कैसे हो सकती है? क्योंकि वहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, वहां एक के साथ 4 हो सकती है, कभी भी छोड़ी जा सकती है। यहाँ तो 7 जन्मों का कम से कम बंधन है, और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संस्कार है। तो आप जहाँ पर भी कोई अपने धर्म पत्नी को बीवी कहता हूँ, मैंने जो कहा उस बहन जी को आप भी कहिए,
अगले मिनट से वो अपने पति को कभी भी बीवी नाम से तो कम से कम परिचय करवाने नहीं देगी। तो ऐसे कई छोटे मोटे उपाय हमको लाने पड़ेंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर इसको लिखकर प्रसारित करना होगा, तो हम इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। अहिंसा ऐसा ही एक शब्द है, और मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा था कि इसके ऊपर श्रीधर जी ने बड़े विस्तार से लिखा है। क्योंकि हमारे देश में देखिए, कोई भी भगवान लीजिए, एक भी भगवान ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, लेकिन आज हम सबको शस्त्रविहीन किया गया है। हमको कहा गया कि अहिंसा ही दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल। ये जो हमें बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमने सत्य क्या है लोगों को बोलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अहिंसा क्या है। अहिंसा हम इसलिए करते हैं ना कि ज़्यादा हिंसा ना हो, किसी की हिंसा ना हो। तो ज़्यादा हिंसा करने वाले अफजल खान की हिंसा करके मार देना भी अहिंसा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अफजल खान जीवित रहेगा तो हिंसा ज़्यादा करेगा, इसलिए अफजल खान की हत्या अर्थात हिंसा भी अहिंसा है। यह हमको समझाने की आवश्यकता है, अन्यथा शब्दों के फेरे में हम फंस जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसी क्रम में श्रीधर जी ने बाल साहित्य के ऊपर महत्वपूर्ण समय दिया है इस पुस्तक में, और मैं ये दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के ऊपर हमारे शत्रु सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी पीढ़ी पर लगा रहे हैं, समाज के किसी वर्ग पर लगा रहे हैं, तो वो बच्चों पर लगा रहे हैं। 20-25 साल पहले कार्टून आए, कार्टून चैनल आए, हमने तभी उसकी कभी सोचा कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। हमने सोचा चलो बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है, ग्राउंड में खेला क्या और उसने कार्टून देखा क्या। आज हमको ध्यान में आ रहा है कि 20 साल पहले आए चैनल, जो कार्टून चैनल आए, उनका परिणाम क्या हो रहा है कि आज घरों में बच्चों के नाम क्या हैं? गोलू, मोलू, बबलू, लिप्पी, पप्पू। अब पप्पू गांधी घराने में पैदा होने के बाद भी शेर नहीं हो सकता क्योंकि नाम पप्पू है। हमको ये समझना होगा, लेकिन हम ये नाम रख रहे हैं। भाई बच्चे के नाम पहले कैसे होते थे? कम से कम वो शेर नहीं, लेकिन उसको नाम अगर शेरू देते थे तो कम से कम वो पप्पू तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि बार बार उसको शेर 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 कहेंगे। आज अगर वो मन से विचार से शेर बनने की कोशिश भी करेगा तो घर का हर आदमी उसको पप्पू कह रहा है। देखिए, मैं आपके जैसा कोई बड़ी साहित्यिक बातें करने नहीं आया, मैं आप जैसे बड़े साहित्यिकों को छोटी छोटी बातें समझाने आया हूं जो कितना बड़ा परिणाम कर रही है, और उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल बड़े बड़े पुस्तक और प्रबंध और ग्रंथों से नहीं, इस छोटी घुसपैठ से भी बड़ा परिणाम हमारे ऊपर किया गया है, और इसलिए वो भी होना ज़रूरी है। इसके लिए सावरकर जी ने शब्दों के ऊपर बहुत काम किया। आप जानते हैं, ये जो टेलीफोन को दूरध्वनि ये शब्द है, ये सावरकर जी ने दिया है। उसके बाद हिंदुस्तान में जब दूरदर्शन आया अर्थात टीवी आया, तो उसी शब्द के आधार पर उसको दूरदर्शन कहा गया। सावरकर जी ने 200 से ज़्यादा ऐसे शब्दों का निर्मिति की हुई है, ज़्यादा शब्द मराठी में हैं, लेकिन मैं संदर्भ इसलिए सावरकर जी का दे रहा हूँ कि क्रांतिकारियों को भी ये लगता है कि साहित्य में भी उतना ही महत्व है, उतना ही समय देना ज़रूरी है जितना मैदान पर शत्रु के लिए, शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियार लेकर लड़ना ज़रूरी है, उतना ही साहित्य में भी समय देना ज़रूरी है। ऐसा ही सांस्कृतिक विकास की हम बात करते हैं, और उत्तर भारत में तो मुझे एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, गंगा जमुनी। ये कौन सी मिली जुली संस्कृति? भाई मिली जुली तो केवल मिसल होती है, संस्कृति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा कुछ है। मिली जुली क्या संस्कृति होती है? संस्कृति का अपना मूल तत्व ही शुद्धता है। तो ये मिली जुली क्या है, कहाँ से आ गई? लेकिन हमने उसको स्वीकार किया। शब्दों का ही परिणाम है, हम कभी कभी नज़रअंदाज करते, स्वीकार करते हैं, फिर अनुकरण करते, और फिर अनुकरण को ही सिद्धांत मानकर उसका पालन करते। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शब्द आपने बहुत सुना। धीरे धीरे इसमें जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फिर जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फिर जोड़ दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। अब उसमें जोड़ा जाएगा कहीं पर सरधाना। आपको पता है ना, झारखंड और बिहार में आदिवासी जो हैं उनका वहाँ पर अलग कोड आया है। अभी कल ही एक विधायक ने राजस्थान के आदिवासियों के लिए अलग कोड की बात की है। लिंगायत नाम का कोड कर्नाटक में ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने लाया है। तो फिर कुछ दिनों बाद आपको ये सारे नाम लेने पड़ेंगे।
लेकिन अगर आप जिस दिन ये कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम और ईसाई तो ठीक है, लेकिन सिख बौद्ध जैन लिंगायत इसका मतलब ही हिंदू है, उस दिन ये दूसरा भेद करने वाला कोई बोलेगा नहीं। मुझे लगता है कि हमें यह आग्रह रखना होगा, अन्यथा इन शब्दों के फेर में हम उसका शिकार हो जाएंगे। और उपाय की दिशा में क्या, क्योंकि मैं हमेशा उपाय की बात करता हूं, मुझे लगता है कि उपाय की दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस है वो पुस्तकों से पुस्तकों का उत्तर देने तक सीमित नहीं है। पुस्तकों से उत्तर देने के साथ साथ आपको SMS जैसे 145 डिजिट के टेक्स्ट का भी जवाब देना है, आपको 200 शब्द के व्हाट्सएप का भी जवाब देना है, आपको 500 शब्द मर्यादा के फेसबुक के पोस्ट का भी जवाब देना है, आपको 3 घंटे के फीचर फिल्म का भी जवाब देना है, आपको प्रतिदिन 45 मिनट की वेब सीरीज जो चलती है उसका भी जवाब देना है। इसलिए अपने साहित्य के वर्जन को आपको आधुनिक, आपका जो शत्रु है उसने जिन जिन हथियारों का उपयोग किया है उसका ही उपयोग करके आपको उसको परास्त करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। यहाँ पर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज याद आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में उस जमाने में और भी कई राजा थे, और तब विदेशी व्यापारी भारत में आने लगे थे। ब्रिटिशर्स आते थे, पुर्तगीज आते थे, फ्रेंच आते थे। तो तब जो शिवाजी महाराज जी का राज्य था महाराष्ट्र, वहाँ पर जो विदेशी व्यापारी आते थे, ये सारे विदेशी व्यापारी सारे राजाओं को टैक्स देते थे, जो भी व्यापार करते थे उसके बदले में टैक्स देते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य में एक नियम किया था, विदेशी व्यापारियों से व्यापार करते समय टैक्स भले वो सोने के रूप में क्यों ना हो नहीं लेंगे। वो कहते थे तुम्हारे देश में तुम्हारे सैनिकों के लिए जो हथियार देते हो वो हथियार मुझे टैक्स के रूप में चाहिए, वही मैं उसको टैक्स के रूप में लूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तब नियम किया हुआ आधुनिक हथियारों का। तो क्या साहित्यकारों के लिए भी SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, OTT, फीचर फिल्म, टीवी ये सब हथियार नहीं है क्या? तो आपने क्यों नहीं मांग करनी चाहिए? आपने भी राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है, उसको कहना चाहिए कि इस देश में राष्ट्रवाद के विरुद्ध माहौल बनाने वाले जो सारा तंत्र है उनके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट है और इतने सारे हथियारों से वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहे हैं। तो इस वॉरफेयर के विरुद्ध अगर हमको लड़ना है तो उस लड़ने के लिए आपको भी उनसे ज़्यादा आधुनिक हथियार चाहिए। ये मांग आप लोग करें, उस मांग के साथ सुदर्शन चैनल पूरा समर्थन करेगा, ये भी आपको वचन देता हूं। और साथ में, क्योंकि शुरुआत कहाँ से की जाए, मांग सरकार से करेंगे, सरकार कब देगी, संविधान कितना दे पाएगा, कोर्ट कितना देगा, हम सब जानते हैं। कई NGO तो इसलिए बैठाए गए हैं कि ये सारा तंत्र काम न करे। इसलिए सरकार तंत्र जब जो करेगा तब करेगा। मैं आज इस मंच से हिंदी भवन में वचन देता हूं कि मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी साहित्यकों के साथ हूं। ये चैनल आपका है, आप तय करिए कि इससे क्या कंटेंट जाना चाहिए। आप जितना टाइम कहेंगे मैं टाइम देने के लिए तैयार। आप रचनाएं लेके आइए, आपके हथियार में अगर धार है तो सुदर्शन उसको समय देगा, ये वचन देता हूं। आपने मुझे यहां पर बुलाया, मेरी बात रखी, और किसी को अगर बुरी लगी होगी तो भी मैं वापस नहीं लूँगा, क्योंकि उनको सुनवाने के लिए मैंने ये बोली हुई है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मंच का एक नियम तोड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मंच का मतलब कार्यक्रम समाप्त होने के पहले जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा आज बिंदास बोल नाम का शो है और वर्शिप एक्ट के विरुद्ध है। हिंदुस्तान में 4 लाख से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हटाकर मंदिरों को अगर मुक्त करना है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो ये एक्ट है, और उसको हटाने के लिए आज का बिंदास बोल करने जा रहा हूँ। तो आप मुझे अनुमति देंगे, ये आशा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। एक अनुशासन ये रखें कि सुरेश जी अपने आज हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं। रचना कनौजिया जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मेरठ प्रांत से डॉक्टर भास्कर यादव। अच्छा, कृपया कभी सभी स्थान पर अपने स्थान पर रहें, कार्यक्रम का अनुशासन बनाए रखें
और हमारे बीच में अंजना जी, हमारे बीच में नीलम जी, हमारे बीच में शोभा भारद्वाज जी, हमारे बीच में आलोक बेजान जी हैं मेरठ प्रांत से, राम सिंह नागर जी हैं उपाध्यक्ष, सुखवीर सिंह जी बेखौफ, कचिंद्र सिंह सरल और राजकुमार सिसोदिया जी भी आ गए हैं, और हरियाणा प्रांत से मोनिका जी हमारे बीच में हैं। अपनी पर्ची मुझे दे दीजिएगा जो लोग मेरे हरियाणा प्रांत से हैं। अब मैं कार्यक्रम का अनिल जी का, भास्कर जी कहाँ बैठे हैं? ठीक 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 ठीक। अब कृपया मंच पर ध्यान दें। अनिल जी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। मैं क्षमा चाहूँगा सुरेश चौहान जी से, मंच के अनुशासन से मैं आज के कार्यक्रम के सूत्रधार बड़े भाई अनिल जोशी जी हैं। इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा मुझे श्रीधर पराडकर जी, ऋषि जी के साथ साथ कोई ऐसा 1-2 दिन नहीं होते थे कार्यक्रम से अब तक जब अनिल जी के माध्यम से केंद्रीय हिंदी संस्थान के अपने बंधु मेरे से रोज़ संपर्क करते थे। समय समय पर ब्रजेश गौतम जी भी हमारे बीच में हैं। तो हमारे बीच में ऐसे कई अवसर आए। कार्यक्रम तो सहज होते, कार्यक्रम इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज ये हमारे लिए अनिल जी अनुभव था कि पहली बार ऐसा कार्यक्रम है कि दिल्ली के दूसरे कोने में कर रहे हैं। तो एक प्रबुद्ध श्रोताओं को, खासकर प्रबुद्ध श्रोताओं को ऐसा जीवंत कार्यक्रम में बुलाना और आना, दिल्ली की सीमाओं से बाहर से भी लोग आए, मेरठ फ्रांस से जो भी आए। तो आज मैं साहित्य परिषद की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कितने दूर दूर से, कोई 300 किलोमीटर से भी आया है, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं, यहीं बैठे हैं, अभी नज़र नहीं आ रहे। मैं बहुत ही आदर के साथ आज के प्रमुख वक्ता श्री अनिल शर्मा जोशी जी, जो पूर्व में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत अनेक देशों में आप सांस्कृतिक दूत के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और आपने वहाँ पर अपने कार्य और कर्मठता के कारण आपने वहाँ पर भारत को एक नई पहचान दी है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे आप फिजी में रहे हों, आपके वहाँ किए गए उत्कृष्ट कार्यों का कृपया स्थान ना छोड़ें कोई भी। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन से उपस्थित श्रद्धेय पराडकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री श्री ऋषि जी, डॉक्टर